हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, क्लास 9th लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th का लॉज ऑफ मोशन बहुत ही बेसिक है। जो बच्चे अभी अभी 10th से 11th में गए हैं उनको बेसिक्स नहीं मालूम है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है उनको बेसिक्स नहीं मालूम, उनके ग्राउंड बिल्कुल साफ सफाई है पूरा। तो उनको वापस जानी चाहिए क्लास 9th वाले वीडियोज़ में और उनके पूरे कॉन्सेप्ट को समझनी चाहिए। और जो बच्चे अभी अभी 9th में गए हैं वो तो समझ ही जाएंगे इस चीज़ को, लेकिन समझने के साथ साथ आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं तो आपको इस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाए। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीखना है, जो सबसे पहली बात आपको सीखनी है कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। सबसे पहली बात आप लिखोगे एनी पुश और पुल, कोई भी धक्का लगाने वाला या खींचने वाला। पुश और पुल, पुश और पुल, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। बॉडी मूव करे ना करे, लेकिन अगर पुश हो रहा है या पुल हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फोर्स इज एक्टिंग एंड फोर्स इन एक्शन। तो यहां पर हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं और उनके नेचर कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला टाइप हमारे को पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा पढ़ना है हमारे को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो तरीके के फोर्सेस आपको पढ़ने हैं। तो जब कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, whenever two bodies are in contact they exert force on each other, that is called contact force। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, when two bodies or object come in contact, they exert force, they exert force on each other। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। एक फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है, ये भी बातें हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम। दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो बारी बारी से इनको हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है। तो जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं तो इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, है ना, बाय सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज लाइंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये फ्लोर है और यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया होगा, बॉक्स रख दिया होगा एक। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करता है, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ऐसा ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, साथ साथ लिखना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों, मेरे साथ साथ आप इसको नोट्स भी बनाओ, साथ सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब नोट्स बना के रखोगे ना वो आपका हो गया, आपके लिए है वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। बच्चा जब लिखता है तो उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, मेमोरी पावर की शार्प होती है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है। कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, कोई बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ का सरफेस गोल हुआ तो, मान लो एक स्फीयर है ऐसा कुछ और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, तो कैसा होगा, बिल्कुल इसी यहाँ यहीं पर ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ऐसा F। ठीक है, यहाँ रखोगे ऐसे, तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, पुश करता है। एरो हमें दिखानी है बॉडी को धकेलने वाली, पुश वाली, खींचने वाली नहीं, है ना, सरफेस से दूर जानी चाहिए।
सरफेस, ये जो एरो दिखा रहे हैं सरफेस से अवे होनी चाहिए, सरफेस के टुवर्ड्स नहीं होनी चाहिए। दिस इज द नेचर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना, दिस इज द नेचर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगाता है, सरफेस लगाता है। कैसा लगाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, यहाँ आउटवर्ड भी लिख लो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है, सरफेस की तरफ नहीं, सरफेस से दूर। अगर आपका सरफेस कुछ ऐसा है तो ये फ्लोर हो गया, फ्लोर इज समथिंग लाइक दिस, सरफेस हो गया ये, तो ये फोर्स कैसा लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ठीक है ना। देखो फोर्स का डिनोशन एफ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में आपको आर भी मिलेगा, बहुत सारे बुक में आपको एन भी मिलेगा। तो ये सब सिंबल्स हैं, सिंबल्स तो कुछ भी हो सकता है, आपको मायने समझने हैं कि फोर्स का नेचर कैसा है। तो बाय द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड है ये, ठीक है। अगर सरफेस कुछ ऐसा हुआ और ऑब्जेक्ट आपने ऐसा रखा है तो कांटेक्ट फोर्स ऐसा लगेगा बाय द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, बाय ऐसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ भी परपेंडिकुलर था, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है बच्चों, लिख रहे हो ना, है ना, आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, सिर्फ एरो ही तो दिखाना है। एरो कैसा होना चाहिए, सरफेस से परपेंडिकुलर अवे होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तो हम सबको मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, कैसा करता है, रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप लिख सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में क्या लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, अपोज the tendency of motion, मतलब टेंडेंसी है, जिधर बॉडी को, जिधर बॉडी जाना चाहता है या जा सकता है, संभावनाएं है ना, जा तो सकता है। अगर मान लो सपोज मैंने ऐसा स्लाइडिंग सरफेस पे यहाँ डाल दिया ऑब्जेक्ट को, और ये जो सरफेस हो बहुत ही रफ है, तो फ्रिक्शन तो एग्जर्ट होगा। आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ, हाँ दिख रहा है, मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। स्लाइडर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी तो नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर है, तो ये कैसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर लगेगा ऐसे, ऑब्वियस सी बात है, स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे तो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा। अगर मान लो एक बॉक्स रखा है ऐसे, दिस इज द बॉक्स, और आप क्या कर रहे हो, आप सपोज यहाँ धक्का लगा रहे हो, ऐसे धक्का लगाओगे आप तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, ऐसे अपोजिट। आप इधर धक्का लगाना चाहोगे, फ्रिक्शन आपको अपोज करेगा, क्यों, क्योंकि इस बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी राइट की ओर है, तो ये रोकना चाहता है, ठीक है बच्चों, ये रोकना चाहता है। तो ये आपको ऐसे दिखा सकते हो डायग्राम। अगर मेरे पास मान लो ये है इंक्लाइन सरफेस, ऐसे है, बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास बॉडी सपोज ऐसा है और आपने यहाँ डाल दिया है, तो इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी राइट की ओर है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करने के लिए, फ्रिक्शन कब कब लगता है, स्लाइडिंग टेंडेंसी को हमेशा अपोज करता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसके बाद पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स। इनमें क्या कोई रिलेशन है, यस इनमें रिलेशन है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन पे, डायरेक्ट डिपेंड करता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से दिखा रहा हूँ और नॉर्मल रिएक्शन को सपोज मैं आर से दिखाता हूँ, सपोज सिंबल है, बहुत सारे बुक में आपको आर ही मिलेंगे, 99% ऑफ द बुक्स। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली डिपेंड टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, है ना। अगर R में ले लूं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा, तो फ्रिक्शन इस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है,
ठीक है बच्चों, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स होगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। डायरेक्ट रिलेशन है इनका। अगर ये कम, कॉन्टैक्ट कम, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम। ठीक है ना, हवा में अगर उठा ले बॉडी को तो आर तो जीरो हो गया, कॉन्टैक्ट तो रहा नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो रहा नहीं, जीरो हो गया, तो फ्रिक्शन भी जीरो। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड लिख सकते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे थर्ड? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इस पेज को हटा देता हूँ। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है? थर्ड फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो जब भी स्ट्रिंग होगा यानी कि धागा होगा, आपने सपोज एक कंडीशन मान लेते हैं, एक हमने बॉल को ऐसे टांग दिया, दिस इज द बॉल, तो हमने इसको स्ट्रिंग से टांग दिया, कि ये बॉल नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्यों नहीं गिर रहा है नीचे? गिर जानी चाहिए थी, धागे को तोड़ के, स्ट्रिंग को तोड़ के गिर जानी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। तो इट हैज बीन फाउंड दैट जो स्ट्रिंग है ना, वो भी फोर्स लगा रहा है। स्ट्रिंग अप्लाइज पुल, ऐसा पुल, स्ट्रिंग पुल अप्लाई करता है। तो स्ट्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है यानी कि पुल अप्लाई करता है, उसको हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग बोलते हैं और टी से डिनोट करते हैं। टेंशन द स्ट्रिंग बोलते हैं और टी से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग है ना, टेंशन टी ऐसे ऊपर लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, तो आप बोलोगे सर ऊपर लगा रहा है तो हवा में क्यों नहीं उड़ जाता है? ये उड़ जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका जो वेट है, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउन। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वेट तो नीचे ही लगता है। ठीक है ना, या ऐसे वो स्ट्रिंग से टंगा हो, या फ्लोर पे रखा हो, या मैं अभी खड़ा हूं, आप शायद बैठ के स्टडी कर रहे होंगे, सारे बॉडी पे वेट लगता है नीचे की ओर, डाउन, पुल, वेट। ठीक है, वेट। तो इस वेट को बैलेंस कौन करता है? टेंशन टी बैलेंस कर लेता है। इसीलिए तो ये ना ही ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है, ना ही ये बॉल नीचे जा रहा है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हवा में भी नहीं जा रहा है और ये बॉल नीचे भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बैलेंस है आपस में, राइट? बैलेंस है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? टेंशन टी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा तो बॉल स्ट्रिंग को तोड़ के नीचे आ जाएगा, और टेंशन टी अगर ज्यादा हो गया स्ट्रिंग में तो ये हवा में उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन जब दोनों बैलेंस हो तो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल कहीं नहीं जाएगा, वहीं लटका रहेगा। ठीक है बच्चों, टेंशन टी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर दो स्ट्रिंग से लगा हो तो क्या होगा? मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे दो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इसका वेट तो नीचे है, इसका वेट नीचे है, तो टेंशन कैसे दिखाएं? डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगा? सोच सकते हो? सोच के देखो, वीडियो को पॉज कर दो और खुद से डायरेक्शन दिखाओ, फिर वीडियो को ऑन करके चेक कर लेना कि सही है या गलत। ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट वे टू डू। क्या कर सकते हैं हम लोग? ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्ट्रिंग इधर, देखो जिधर स्ट्रिंग है उधर ही आपको एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। दो स्ट्रिंग है तो एक का नाम दे दो टेंशन T1, दूसरा स्ट्रिंग इधर है तो इसको नाम दे दो टेंशन T2। यही दोनों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसीलिए ये बैलेंस है। इस केस में भी अगर वेट ज्यादा हो गया तो स्ट्रिंग को तोड़ के नीचे आ जाएगा। होता है ना, भारी ऑब्जेक्ट को आप टांग दोगे, हो सकता है वो टूट के गिर जाए, होता है ऐसा। या फिर स्ट्रिंग का टेंशन ज्यादा हो गया तो ये हवा में उड़ जाएगा। ठीक है ना, पॉसिबल है। तो स्ट्रिंग दिखाने का तरीका क्या है? टेंशन दिखाने का तरीका क्या है? एरो होनी चाहिए, एरो अवे फ्रॉम द बॉडी होनी चाहिए। एरो कैसा होना चाहिए? अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसा ऐसा। ठीक है, एरो शुड बी अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो टेंशन बहुत तरीके के, बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है, डिपेंड की उसमें स्ट्रिंग कैसा लगा है। ठीक है ना, अगर हो सकता है और भी तरीके हो सकते हैं स्ट्रिंग को लगाने के। आप क्या काम करोगे कि यहाँ पर आपने स्ट्रिंग ऐसे लिया और यहाँ से एक पुली के जरिए स्ट्रिंग ऐसे लटका दिया और यहाँ ऑब्जेक्ट को बांध दिया, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट ऐसे गया, यहाँ से स्ट्रिंग पास होकर ऐसे आ रहा है, तो इससे क्या हो गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपको टेंशन थी तो ऐसे ही दिखानी पड़ेगी, और वेट ऑफ द बॉडी नीचे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में। हाँ, वहाँ पे वेट का फॉर्मूला भी देख लेंगे क्या होता है। फिलहाल मैं वेट लिख रहा हूँ सब जगह। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे टेंशन समझानी है, टेंशन की डायरेक्शन समझानी है। तो टेंशन सबसे पहली बात कैसा होता है, पुल होता है, बॉडी को पुल करता है। आप देख रहे हो एरो हमेशा बॉडी को ऐसे खींच रहा है, हमेशा पुल है। पुल मीन्स खींचना, पुल, यहाँ भी पुल, इधर भी पुल। ठीक है बच्चों, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसको ड्रॉ कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पढ़ना है हमें, वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी मैग्नेट आपने देखा होगा कि उसके आसपास कोई अगर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, कोई आपके पास आयरन का कोई कील है, वो नेल्स हैं, तो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जबकि वो दूर है, थोड़ा कांटेक्ट में तो है ही नहीं बिल्कुल भी, वो उसके आसपास कहीं है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, नो कांटेक्ट फोर्स। या फिर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा, मून कीप रोटेटिंग अबाउट अर्थ, सुना है ना बच्चों, मून कीप रोटेटिंग अबाउट द अर्थ। ठीक है ना, मून कीप रोटेटिंग, मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है, या अर्थ भी क्या होता है, सन के चारों ओर रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड नो कांटेक्ट फोर्स। तो आइए लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से नो कांटेक्ट फोर्स है, लिस्ट बना लेते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरे, राइट, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको अगर मैं हवा में फेंकूं तो वापस गिरता है, क्यों, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधी सी बात, सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा, तो यहाँ लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, थर्ड लिख सकते हो आप, थर्ड लिख सकते हो। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। जब हम चार्ज की बात करते हैं ना, तो वहां भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ रखो माइनस यहाँ रखो, दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये जो तीन है ये क्या होते हैं, ये सारे पढ़ने हैं आपको 12th क्लास में, तीनों पढ़ने हैं, ये दोनों पढ़ने हैं 12th क्लास में, ये 12th क्लास में बहुत डिटेल में है। 10th क्लास में छोटा सा है टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 12th में बहुत डिटेल में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपको 12th में पढ़ना है, ये 11th में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, ये 11th में पढ़ना है। यहाँ आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन आपको चाहिए, बट दैट्स इट। बाकी ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशन के बारे में क्लास 9 में भी है, लेकिन छोटा टॉपिक है, आपको आगे मिलने वाला है ग्रेविटेशन, तो इजी है, ये भी कर सकते हैं बड़े आराम से आप लोग। लेकिन 11th में बहुत वास्ट है और 12th में ये दोनों बहुत वास्ट है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे पास है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसके बारे में आपको सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ने हैं, आगे आने वाले चैप्टर में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका मैं अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल अलग है ग्रेविटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच का फोर्स है, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं। बेटे आपने एटम सुना होगा, एटम, एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है चारों ओर, जबकि ये कांटेक्ट में भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा दूर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके चारों ओर घूमता रहता है, राइट। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए।
दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिपल्सन भी हो सकता है, अगर दो चार्ज सेम हो जाए, प्लस प्लस हो जाए तो दे रिपेल। मैग्नेटिक फोर्स में तो कोई बात ही नहीं, मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट में क्या होता है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अगर आप किस सामने कील रखोगे ऐसा, मैग्नेटिक कील्स जो नेल्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, जबकि वो कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा दूर है फिर भी, है ना। चलो इसके आगे हमारे को पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या है, सेकंड लॉ में क्या, थर्ड लॉ में क्या है। एक्चुअली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इसको बोलते हैं इस चैप्टर को। लॉज ऑफ मोशन का मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है ये इसी पे बेस्ड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं इस वीडियो में कुछ बनाऊंगा, आपको सेकेंड पार्ट भी मिलेगा और थर्ड पार्ट भी मिलेगा, इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ मैं, और चाहता हूँ कि 2-3 पार्ट में बना दूँ। एक वीडियो में पूरा बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बोरियत फील होगी। तो आइए बच्चों पहले पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम पोजीशन। वो रेस्ट पे रहेगा जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, ठीक है। या फिर कोई बॉडी अगर मूविंग पोजीशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर मोशन में है पहले से तो मोशन में रहेगा जब तक उसके पास कोई फोर्स रोकने के लिए ना लगाई जाए, ठीक है ना। तो जो डेफिनेशन है बड़े आराम से आप लिख सकते हो, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन इट विल बी इन द सेम पोजीशन अनलेस अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। कैसे लिखेंगे हम लोग, व्हेन the body is at rest or motion it will continue to be in the same position. It will continue to be in the same position until some external unbalanced force acts। जैसे होता है ना, बच्चा पढ़ता ही नहीं, जब तक मार नहीं पड़े पढ़ता नहीं, जब तक फोर्स ना लगाया जाए, बाई फोर्स ना उसको बिठाया जाए पढ़ाने के लिए, वो पढ़ता ही नहीं है, राइट। या फिर ऐसा बच्चा जो पढ़ता ही रहता है, पढ़ता, उसको जब तक रोका नहीं जाए वो पढ़ता ही रहेगा, राइट। दो कंडीशंस को यहाँ हम लोग बोल सकते हैं। जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। अगर मान लो कोई बॉल यहाँ रेस्ट पे है, वो तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप इसको फोर्स ना लगाओ, ठीक है ना। आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा या मोशन में आएगा। लेकिन अगर कोई बॉल है जो ऑलरेडी मोशन में है तो इसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, भाई रुक जा भाई रुक जा। तो ये कौन कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब यही होता है कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है अनलेस अनटिल उसको धक्का ना लगाया जाए या रोकने के लिए फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है बच्चों। ये इसका बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, ठीक है। देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। मतलब कोई आप ही सोचो, जो हेवी मास है उसको धक्का, उसको मूव कराने के लिए तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगने वाला है। कोई मोटा आदमी उसको आप हिला नहीं पाओगे जल्दी, है ना। कोई ट्राई करना, कोई मोटे फ्रेंड्स को हिलाने की बहुत ताकत लगेगी, लेकिन जो पतला फ्रेंड उसको हिला दो तो बहुत जल्दी हिल जाएगा। मतलब फोर्स
कम में काम चल जाएगा आपका। दूसरा है एक्सेलरेशन, है ना, दोनों को डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मास को हम लोग m से दिखाते हैं ना, और एक्सेलरेशन को a से दिखाते हैं, तो फोर्स क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, ठीक है। और क्या लिखते हैं, F इजिकल सम कांस्टेंट ma, ये साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, ऐसा, ठीक है ना, साइन और कुछ नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको आपको ध्यान से लिखना। यह है डायरेक्टली रिलेशन का साइन, और इसका इक्वेशन बनाना होता है तो कांस्टेंट डालना होता है, कांस्टेंट डालना होता है k, और इस k की वैल्यू को हम लोग हमेशा 1 लेते हैं, क्या हमेशा 1 लिया जाता है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला मिल गया m इंटू ए, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, सबसे बहुत यूज होने वाला ये फॉर्मूला आगे जाएगा, पर 11th में बहुत ज्यादा यूज है, 9th में तो कम यूज है, 11th में बहुत ज्यादा यूज है। तो F इजिकल टू m, F इजिकल टू फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूटन सेकंड लॉ में। न्यूटन सेकंड लॉ यही खत्म नहीं होता है, इससे रिलेटेड मोमेंटम भी आपको पढ़ना है, मोमेंटम, 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 मोमेंटम भी न्यूटन सेकंड लॉ का ही हिस्सा है बच्चों, ठीक है ना। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है व्हेन एनी बॉडी, कोई भी बॉल या कोई भी मास जिसके पास वेलोसिटी हो, एनी मूविंग मास वी कैन से कि उसके पास मोमेंटम है। अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास मोशन तो है नहीं, मास तो है आपके पास, आपके जो बॉडी मास है वो तो है, लेकिन उसमें स्पीड नहीं है, मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, मोमेंटम जीरो है। लेकिन कोई अगर मास है, ऐसे कुछ वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यस, इसके पास क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर में कि वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जब वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। ओके, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी मायने रखता है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is given by mass into velocity, and we can say that it has both magnitude and direction. अगर आपसे पूछा जाए यूनिट बताइए क्या होता है, यूनिट बताइए, फोर्स का यूनिट बताइए और मोमेंटम का यूनिट बताइए। यूनिट पे ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, यूनिट पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। वापिस आ जाओ फॉर्मूले में, हमारे पास क्या है, F इजिकल टू एम ए है, F इज इक्वल टू क्या है, m इंटू ए है, ठीक है। देखो फोर्स और मोमेंटम चलता रहेगा आसपास, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं बताऊंगा कैसे। फोर्स, देखो मास तो क्या होता है, मास हम लोग जनरली केजी में लिखते हैं, केजी, किलोग्राम, केजी बोलते हैं ना, 1 kg चीनी दे दो, 1 kg आटा दे दो, 1 kg आलू दे दो, तो केजी क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। एक्सेलरेशन का यूनिट भी हम लोगों ने पढ़ा है डिस्क्राइबिंग मोशन में, एक्सेलरेशन होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या मिल गया आपको, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। फोर्स का जो यूनिट क्या मिलेगा ना आपको, बुक में लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग, 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग। तो वो न्यूटन कुछ नहीं है बल्कि यही है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, इजी है बात, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास का तो चलो केजी हो गया, डिस्क्राइबिंग मोशन में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने बच्चों कि वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मोमेंटम का यूनिट हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं कि मोमेंटम और फोर्स कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आइए देखते हैं मोमेंटम और फोर्स कैसे रिलेटेड है। मोमेंटम P इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। मान लो वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है, मान लो वेलोसिटी चेंज हो गई, दिस इज इक्वेशन 1, बॉल पे मूव कर रहा हो, आपने किक मारी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो P डैश क्या लिखेंगे, m इंटू V डैश, वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम भी चेंज, ठीक है ना।
मान लो आपके पास कोई बॉल आया विथ 10 मीटर पर सेकेंड, आपने किक मार दी, उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज हो गई ना वेलोसिटी, तो चेंज हो गई वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी डैश माइनस पी एम वी डैश माइनस एम वी, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो पी डैश माइनस पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। चेंज है ना, चेंज क्या होता है, ये तो डिफरेंस होता है। मान लो पहले आपको मार्क्स में आए हो, मैथ्स में मार्क्स में आए होंगे 80 मार्क्स आए होंगे, बाद में 70 आया, तो चेंज कितना हुआ 10, या पहले 80 था बाद में 90 आ गया, तो चेंज कितना हुआ 10, राइट। तो चेंज को हम लोग ट्राइंगल से दिखाते हैं, ट्राइंगल पी। ट्राइंगल पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे मास कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा वी डैश माइनस वी। ठीक है ना, ट्राइंगल पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू वी डैश माइनस वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी लिखेंगे ऐसे। ठीक है ना, सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, पक्का ना, ओके। यहाँ पे टाइम से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है ना, टाइम से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्वांटिटी क्या होता है, याद है आपको, किया हुआ है हमने सब, डिस्क्राइबिंग मोशन में हमने किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला किया था डिस्क्राइबिंग मोशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो याद होगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था। तो क्या लिखा हमने, v माइनस यू को मैं इधर ले आया, तो ये हो गया a इंटू टी, या फिर v माइनस यू बाई टी लिख लिया, तो ये a मिल गया, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ही तो है, सो डेल्टा v लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है, एक्सेलरेशन है, ये पूरा चीज क्या है, एक्सेलरेशन है। डेल्टा v बाई टी इज इक्वल टू m इंटू ए, एक्सेलरेशन है। और हमने अभी अभी देखा कि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, यानी कि फोर्स के दो फॉर्मूले हैं आपके पास, है ना, फोर्स के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो m इंटू ए और दूसरा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये भी तो फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, भूलना कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज के लिए इतना ही है सबक, आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे इसके वीडियो नंबर 2 में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनका भी कुछ नॉलेज इंक्रीज होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।